हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन जो है आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 25 देखने को मिलेगा। देखिए, यह पेपर जो है 1/9/2023 को जो है द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी का जो कर्तव्य है यह है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। ठीक है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, यानी बी ऑप्शन। देखिए, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देश के प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कार्यों को करता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर सौंपता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भारत के क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान जो है, ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो दूसरा है आपको कि घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो देखिए कि थायराइड ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन। तो घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन मिनरल की कमी के कारण होता है। इस रोग से बचने हेतु आयोडीन युक्त भोजन जो है खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे है। तो कथक की बात करें तो देखिए, प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज अपने चाचा पंडित शंभू महाराज के साथ नई दिल्ली में भारतीय कला केंद्र की स्थापना की, जिसे बाद में कथक केंद्र का कहा जाने लगा और वह जो है इस केंद्र के निर्देशक पद पर रहे। तो पंडित बिरजू महाराज सी ऑप्शन। अब देखिए कि सेवानिवृत्ति होने के बाद वह अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम दिल्ली में शुरू किया। वे प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित जो है अच्छन महाराज के पुत्र थे। पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम जो है ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था। वे लखनऊ घराने से संबंधित थे और उनकी बहन सितारा देवी प्रसिद्ध कथक नृत्यज्ञना थी। बिरजू महाराज का निधन जनवरी 2022 में हुआ। कथक को मध्य युग से आधुनिक युग में प्रतिष्ठित करने का श्रेय बिरजू महाराज को जाता है। ठीक है, कथक नर्तक पंडित लच्छू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो देखिए, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में सोहराई दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, यानी जो है बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए, इस त्यौहार में सभी मवेशियों को नहलाया धुलाया जाता है तथा गौशाला को सजाया जाता है। गौशाला के मार्ग में रंगों को अल्पना बनाकर जो है मवेशियों को उसमें आदर सहित प्रवेश कराया जाता है। उन्हें सातों अनाजों से तैयार पकवा खिलाया जाता है। ठीक है, झारखंड का रोहिणी पर्व खेतों में बीज बोने का त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन किसान अपने खेतों में बीज बोना शुरू करते हैं। इस त्यौहार में कोई नृत्य संगीत नहीं होता है। ठीक है, झारखंड का मकर या टुसु त्यौहार जो है माघ महीने के मकर संक्रांति को मनाया जाता है। झारखंड का भक्ता पर्व बसंत और गर्मी के मौसम के बीच मनाया जाता है। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो 5 का होगा आपको 15 से 35।
15 से सी ऑप्शन। तो भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है के अंतर्गत जनसंख्या का 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब परिवार ग्रामीण युवाएं शामिल है। 15 सितंबर 2014 शुरू की गई यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, DDU-GKY का उद्देश्य जो है DDU-GKY का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मनचाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ प्रशिक्षित करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना को कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए जो गारंटी सहित रोजगार के साथ परिणामोन्मुखी जो है बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। फिर है कि 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 6 का हो जाएगा देखिए यानी अहमदाबाद, यानी बी ऑप्शन। तो 2023 का IPL फाइनल मैच 29 मई 2023 को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात टाइटंस कप्तान हार्दिक पांड्या को 5 विकेट से हराया। यह चेन्नई सुपर किंग्स का 5वां खिताब था। वर्ष 2023 का IPL सीजन का 16वां संस्करण था। वर्ष 2022 का IPL 15वां जो है फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। यह मैच गुजरात टाइटंस टीम 7 विकेट से जीती। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो देखिए गर्मी के मौसम में लू हवा गोवा में नहीं चलती हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, लू गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो ग्रीष्म काल में भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलती हैं। ठीक है, ये गर्म हवाएं दिन के समय चलती हैं तथा कभी कभी शाम तक जो है जारी रहती हैं। इस गर्म हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। नेक्स्ट, फिर है बजट घाटा क्या है? देखिए बजट घाटा राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता है। बजट घाटा राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, जब सरकार राजस्व प्राप्ति के बराबर व्यय करती है तो उसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। जब वे राजस्व से अधिक होती है तो उसे घाटा वाली बजट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है कि वर्ष 1997 से 98 के बजट से भारत में बजटीय घाटा को दिखाने की परंपरा छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो देखिए भारतीय संगीतकार और गिटार वादक विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में अमेरिकी संगीतकार राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि विश्व मोहन भट्ट जो है ए मीटिंग बाय द रिवर। ठीक है, विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में अमेरिकी संगीतकार राय कुडर के साथ जो है ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। संगीतकार और प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर 1967 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीते। ठीक है, उन्होंने मरणोपरांत वर्ष 2023 में द बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार चौथी बार जो है दिया गया। ठीक है, जिन्हें रविशंकर की पुत्री अनुष्का शंकर ने भी प्राप्त की। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार प्रदान करने वाली अमेरिकी रिकॉर्डिंग एकेडमी ने वर्ष 2013 में रविशंकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा। तबला वादक जाकिर हुसैन को वर्ष 2009 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय संगीतकार रिंकी केज वर्ष 2023 में डिवाइन टाइडर्स के लिए तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को ग्रैमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट 10 है कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो देखिए कथकली नृत्य शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका वर्तमान स्वरूप पिछले 300 वर्षों में विकसित हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कृष्णाटम
और रामायणम जैसी प्राचीन शैलियाँ के मूल तत्वों के समावेश के कारण ही इसे शास्त्रीय नृत्य शैली माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कथकली की जो कथाएं हैं ये हिंदू पुराणों और महाकाव्यों से ली गई हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि कथकली के पात्र स्वयं जो है संवाद नहीं बोलते बल्कि मुद्राओं और पद संचालन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति पृष्ठभूमि में गाए जा रहे पाठ की अभिव्यक्ति पृष्ठभूमि में गाए जा रहे पाठ के साथ तालमेल बैठाते हैं। ठीक है। नर्तक की वेशभूषा आभूषण तथा मुख सज्जा अत्यंत आकर्षक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की यदि बात करें तो 11 है कि यदि एक ईंट पर 60 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो आपको बल है 7 न्यूटन। ठीक है। और विस्थापन है 5 m। ये गुना कीजिएगा तो 7 पंचे कितना होगा, 7 पंचे 35 जूल। ठीक। तो किया गया कार्य कितना है, 35 जूल है। 35 जूल यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 35 जूल यानी डी ऑप्शन 35 जूल। ठीक है। कार्य की इकाई क्या होता है, तो कार्य की इकाई जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। विस्थापन को मीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट राजस्व व्यय क्या है। देखिए तो राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई राशि। ठीक है। दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई राशि। ठीक। राजस्व व्यय सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन को छोड़कर अन्य उद्देश्यों पर किया गया व्यय है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो हिंदुओं के लिए पवित्र पर्वत कैलाश तिब्बत में स्थित है जो चीन के अधिकार में है। ठीक है। तो हिंदुओं के लिए पवित्र पर्वत जो है कैलाश तिब्बत में स्थित है जो चीन के अधिकार में है। लद्दाख श्रेणी के पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी फैली हुई है। हिंदू परंपरा के अनुसार कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत को तिब्बत में जो है गंग तिसे कहा जाता है जिसकी ऊंचाई 6714 मीटर है। तिब्बत बौद्ध परंपरा में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का सार्वजनिक केंद्र पवित्र सुमेरु पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। नौजवान भारत, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए नौजवान भारत तो भगत सिंह, डी ऑप्शन। देखिए नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। उन्होंने 1926 में पंजाब में इसकी स्थापना की। ठीक है। और वे इसके प्रथम सचिव थे। तो कौन थे, भगत सिंह। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है हो गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। भगत सिंह और उनके सहयोगियों के विरुद्ध सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस जो है में मुकदमा चलाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की आयु केवल 23 साल की थी। तो याद रखना है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह। नेक्स्ट कथा माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। माई स्टोरी जो है ये लेखिका कमला दास की आत्मकथा है। कमला दास, माई स्टोरी लेखिका कमला दास की आत्मकथा है। पंजाब लेखिका अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट है। उन्हें 1981 में कागज ते कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। तो पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट है। उन्हें 1981 में कागज दे कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर है कि बांग्ला भाषा की कवित्री और उपन्यासकार आशापूर्णा देवी को 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ओडिया भाषा की लेखिका प्रतिभा राय को 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ओडिशा
ओडिया भाषा में लिखी पुस्तक पद्म पात्रे उनकी आत्मकथा है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, तो कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, कर का भुगतान करना। ठीक है, संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 51A में राष्ट्रगान का जो है सम्मान करना है। अनुच्छेद 51AE में सद्भाव को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51AH में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। अनुच्छेद 51AA, देखिए अनुच्छेद 51 कैपिटल A स्मॉल a में जो है राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अब देखिए 17 कहा था भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गुप्त काल में निर्मित भिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो भिटारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। फिर खाली स्थान के सिंधियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि जो है धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। 18 में तो देखिए, गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। यह गुजरात के सिद्धि समुदाय द्वारा उनके आराध्य बाबा गौर की आराधना में जो है किया जाने वाला नृत्य है। यह सांस्कृतिक लोक नृत्य है। सिद्धि समुदाय लगभग 17वीं शताब्दी में गुजरात में आए। ठीक, नेक्स्ट तो हो जाएगा आपको, गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। नेक्स्ट 19 फिर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मानसून के मौसम के दौरान लेह लद्दाख में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, लेह कहाँ है? तो लेह है लद्दाख में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मेघालय की पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर जो है वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती हैं। इस प्रकार मेघालय और असम अधिक वर्षा क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु राज्य के कुछ भागों को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। लौटते मानसून से केरल में वर्षा होती है। 20 कथा निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं? तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन मई-जून 2023 में उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी यानी चंडीगढ़ ने अधिकतम पदक जीतकर प्रथम स्थान किया है। ठीक है, तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये जो है 69 जो है पदक जो है जीते हैं, जिसमें 26 स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ये जो है 68 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें 24 जो है गोल्ड मेडल है। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक ये टोटल 32 पदक जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड मेडल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 की यदि बात करें तो कहता कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। भारत का विभाजन की मांग करते हुए लीग ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हालांकि इस अस्पष्ट प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940 के लेखक पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान थे। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून योजना 1947 के अनुसार हुआ। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था और वह एक पंजाबी मुसलमान तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। पाकिस्तान अथवा पाक
पाकिस्तान में जो है शामिल क्षेत्र था। पंजाब, अफ़गान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान शब्द इनमें प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें का अंतिम अक्षर लेकर बनाया गया था, किंतु इसमें बंगाल का नाम शामिल नहीं था जो एक मुस्लिम बहुल राज्य था। ठीक है, तो ये 1940 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1940 में जो है उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग किया। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए, दी गाइड उपन्यास के लेखक आर के नारायण है। दी गाइड के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक आर के नारायण। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है कुली, 1936 में लिखा गया है। कुली 1936 में। ठीक है, दी सोर्ड एंड दी शिकल, ये 1942 में लिखा गया है। और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये लिखा गया है आपको 1953 में। ठीक है, 1953 में। दी स्वार्ड एंड दी सिकल, लिखा गया है 1942 में। ठीक, उसके बाद देखिए, मुल्क राज आनंद को 1971 में उनकी रचना दी मॉर्निंग फेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट फिर है कि शुभमन गिल जो है अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट। तो देखिए, शुभमन गिल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। IPL 2023 में गुजरात टाइटंस शुभमन गिल ने 59.33 के औसत से 17 मैच में 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? तो देखिए, सितार वादक की यदि बात करें तो पंडित, देखिए सितार वादक है पंडित रविशंकर। सितार वादक है पंडित रविशंकर। क्या है? सितार वादक। ठीक है, तो सितार वादक जो है ये पंडित रविशंकर है। वहीं तबला वादक है उस्ताद सफ़ात अहमद खान। उस्ताद सफ़ात अहमद खान तबला वादक है, तबला वादक। ठीक, उसके बाद देखिए, राज रतन पिल्लई ये जो है नाद स्वरम वादक है, नाद स्वरम। ठीक है, नाद स्वरम वादक। तो नाद स्वरम वादक है राज रतन पिल्लई। उसके बाद अली अहमद हुसैन, ये जो है शहनाई वादक है, शहनाई वादक है आपको, शहनाई वादक है अली अहमद हुसैन। एंड द लास्ट देखिए, वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारत के वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो CITES को लागू करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा जो है संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। ठीक है, सूची का विस्तार जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया था। CITES जो है जुलाई 1975 में लागू हुआ था। भारत CITES का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि जंगलों, जानवर और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध कानूनों के उपाय को जो है विनियमित करना आवश्यक है। यह कन्वेंशन जीवित जीवों के नमूनों के जो है स्वायनीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। संकटग्रस्त पौधों और जानवरों को सूची IUCN द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।